नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। अपनी पत्नी सरला को अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करवाकर अजय प्रताप सिंह उसी के पास कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि इन्हें जहर दिया गया है और यह पुलिस केस है। अजय प्रताप सिंह ने डॉक्टर से प्रार्थना की, आप इनका इलाज करें, पुलिस को मैं स्वयं बुलाता हूँ, मैं सेना का पूर्व कर्नल हूँ। कर्नल ने उनको अपना आई कार्ड दिखाया और बोले, प्लीज़ डॉक्टर, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने एक बार उनकी ओर देखा, फिर तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कर्नल ने अपने क्लब के मित्र डीसीपी मोहित को सारी बात बताकर तुरंत पुलिस को भेजने का आग्रह किया। उन्होंने डॉक्टर से बात की, वे अपने कार्य में व्यस्त हो गए। कर्नल साहब चिंताग्रस्त बार रखी कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को आते देखा। उनमें एक महिला कांस्टेबल थी। वह भागकर उनके पास गया। इंस्पेक्टर, मैं कर्नल अजय प्रताप सिंह, मैंने ही डीसीपी मोहित साहब से आपको भेजने के लिए कहा था। पुलिस इंस्पेक्टर थोड़ी देर उनके पास रुके, फिर कहा, कर्नल साहब आप थोड़ी देर यहाँ रुकिए, मैं डॉक्टर से बात करके उपस्थित होता हूँ। कर्नल साहब वहीं रुक गए। उन्होंने दूर से देखा, डॉक्टर कमरे से बाहर आ रहे थे। शायद उन्होंने अपना इलाज पूरा कर लिया था। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर से बात की और धीरे धीरे चलकर कर्नल साहब के पास आ गई। उन्होंने इंस्पेक्टर से पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा, कैसी है मेरी पत्नी, क्या वह खतरे से बाहर है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? एक साथ कर्नल साहब ने कई प्रश्न दाग दिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर अपना इलाज पूरा कर चुके हैं, उनकी सांसें चल रही हैं लेकिन बेहोश है। 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। होश में आने पर उनके बयान लिए जाएंगे। तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। कुछ घंटों में लैब की रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। हमें यह भी पता चल जाएगा कि उनको कौन सा जहर दिया गया है, इंस्पेक्टर ने कहा और कर्नल साहब को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा, बताइए कि वास्तव में हुआ क्या था? कर्नल साहब बोले, दोपहर 3 बजे हम लंच करते थे। लंच करने से पहले मैं वॉशरूम गया और हाथ धोए। सरला मेरी पत्नी लंच शुरू कर चुकी थी। मैंने कुर्सी खींची और लंच करने के लिए बैठ गया। अभी पहला कोर मेरे हाथ में ही था कि वह कुर्सी से नीचे गिर गई। मुंह से झाग निकलने लगा। मैं समझ गया उनके खाने में जहर है। मैं तुरंत उसको कार में बैठाकर अस्पताल ले आया। दोपहर का खाना कौन बनाता है? मेड खाना बनाती है, घर की बड़ी बहू के निर्देशन में। इंस्पेक्टर साहब बोले, बड़ी बहू इस समय घर में मिलेगी? कर्नल साहब ने बताया, नहीं, खाना बनवाने के बाद वह यह कहकर अपने मायके चली गई कि उसकी माँ बीमार है, उसको देखने जा रही। इंस्पेक्टर साहब सोचते हुए बोले, इसका मतलब है वह खाना अभी भी टेबल पर पड़ा होगा। जी हाँ। और कौन कौन है आपके घर में? इस समय तो घर में कोई नहीं होगा। मेरे दोनों बेटों का ऑफिस ग्रेटर नोएडा में, वे दोनों 11 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। छोटी बहू गुड़गांव में काम करती है, वह सुबह ही घर से निकल जाती है और फिर तीनों शाम को घर आते हैं। दोनों पोते सुबह ही स्कूल के लिए चले जाते हैं। अब तक वे आ गए होंगे। मैं गार्ड को कह आया था कि उनसे कहना दादू दादी को लेकर अस्पताल गए, वे पार्क में खेलते रहे। इंस्पेक्टर ने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा, आप कर्नल साहब के साथ इनके फ्लैट में जाएं और टेबल पर पड़ा सारा खाना उठा ले आए। किचन में पड़े खाने के सैंपल भी ले लें। पीने के पानी का सैंपल भी लेना मत भूलना। मैंने फोरेंसिक टीम को बुलाया है, वह अभी आती ही होगी। उनको साथ लेकर जाना, वे अपने हिसाब से सारे सैंपल ले लेंगे। घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? इंस्पेक्टर ने कर्नल से पूछा। जी नहीं। सेना के बड़े अधिकारी होकर भी कैमरे न लगवाकर आपने कितनी बड़ी भूल की। यह तो आज की अहम ज़रूरत है। यह पता भी चल गया कि जहर दिया गया है तो इसे प्रूफ करना मुश्किल होगा। कैमरे होने से आसानी होती, खैर जो होगा देखा जाएगा। इतनी देर में फोरेंसिक टीम भी आ गई। उनको निर्देशन देकर इंस्पेक्टर ने कर्नल साहब से उनके साथ जाने के लिए कहा। आपने अपने बेटों को बताया? नहीं, मैं आपके साथ व्यस्त था। आप मुझे अपना मोबाइल दे दें और नाम बता दें, मैं उनको सूचना दे दूंगा। इंस्पेक्टर ने कर्नल साहब से मोबाइल ले लिया। फोरेंसिक टीम को सारी कार्रवाई के लिए 1 घंटा लगा। टीम के सदस्यों ने जहर की शीशी ढूंढ ली। चूहे मारने का जहर था। कर्नल जब पोतों को लेकर दोबारा अस्पताल पहुंचा तो मेरे दोनों बेटे आ चुके थे। एक महिला कांस्टेबल जो सरला के पास खड़ी थी को छोड़कर बाकी पुलिस टीम जा चुकी थी। पिताजी को देखते ही
दोनों बेटे उनके पास आ गए। पापा क्या हुआ? कर्नल साहब ने सारी घटना के बारे में बताया। राजी कहाँ है? बड़े बेटे ने पूछा। यह कहकर गई थी कि उसकी माँ बीमार है, उसको देखने जा रही। तुम्हें तो बताया होगा। नहीं, वह मुझे बताकर कहाँ जाती? वह तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है बेटा। मैं तुम्हें हमेशा समझाता रहा कि ज़माना बदल गया है, एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल है, संयुक्त परिवार का सपना एक सपना ही रह गया। पर तुमने मेरी एक बात ना सुनी। जब तुमने रोहित के साथ पार्टनरशिप की थी, तुम्हें 50-60 लाख रुपए का चूना लगाकर चला गया। तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ पता था। वह मॉल में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई थी। चोरी की हद यह थी कि हम कैंटीन से 2-3 महीने के लिए सामान लाते थे और यह पैक ही पैक चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट और जाने क्या क्या चोरी करके अपने मायके दे आती थी। और वे माँ बाप कैसे भूखनंगे होंगे जो बेटी के घर के सामान से घर चलाते थे। जब हमने अपने कमरे में सामान रखना शुरू किया तो बात स्पष्ट होने में देर नहीं लगी थी कि चोरी की हद यहाँ तक थी कि तुम्हारी जेबों से पैसे निकलने लगे। घर में आए कैश की गड्डियों से नोट गुम होने लगे। तुमने कैश हमारे पास रखना शुरू किया, तब कहीं जाकर चोरी रुकी। यही नहीं, बच्चों के सारे नए नए कपड़े मायके दे आती थी। वह बच्चे जब कपड़ों के बारे में पूछते तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। तुम्हारे पास उस पर हाथ उठाने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब तो वह इतनी बेशर्म हो गई कि मार का भी कोई असर नहीं होता। वह पागल हो गई। घर में सब कुछ होते हुए भी वह ऐसी हरकत करती है। बेटा, मानता हूँ औरत को मारना बुरी बात है, गुनाह है, पर तुम्हारी मजबूरी भी। ऐसी स्थिति में किया भी क्या जा सकता है? तुम्हें तब भी समझ नहीं आई जब वह दूसरी सोसाइटी की दीवारें फांदती हुई पकड़ी गई थी। उनके गार्डों ने तुम्हें बताया। 5 बार घर में पुलिस आई कि तुम्हारी माँ तुम्हें सिखाती है और तुम बहू को मारते हो, जबकि सारे उल्टे काम बहू ही किया करती थी। हमें बच्चों के झूठे दूध की चाय पिलाती, बच्चों का बचा झूठा पानी पिलाती, झूठा पानी ना हो तो गंदे टैंक का पानी पिला देती थी। हमारे पेट इतने खराब हो जाते थे कि हमें अस्पताल में दाखिल होना पड़ता था। पिछली बार तो तुम्हारी मम्मी मरते मरते बची थी। जब से हम अपना पानी खुद भरने लगे हैं तब से ठीक है। हम उसे मारते हैं और दहेज मांगते हैं। इसके लिए वह मंत्री जी के पास चली गई थी। कहीं बात नहीं बनी तो वोमेन सेल में केस कर दिया उसने। बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी ससुराल के 10-10 लोग तुम्हें दबाने और मारने के लिए घर पहुंच गए थे। तुम हर जगह अपने रसूख से बच गए, वरना उसने तुम्हें और हमें जेल में भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सब होने पर भी तुम उसे घर ले आए, जबकि वह घर में रहने लायक लड़की नहीं। हम सब लिखित माफ़ीनामे के बिना उसे घर लाना नहीं चाहते थे। उसके लिए मैंने ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों ने ड्राफ्ट बनाकर दिए, पर तुम बिना किसी लिखित पढ़त के उसे घर ले आए। परिणाम क्या हुआ तुम जानते हो। वुमेन सेल में तुम्हारे और उसके बीच क्या समझौता हुआ हमें नहीं पता। तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए हमें अपने पास रखे हो। तुम महास्वार्थी हो। शायद बच्चों के कारण तुम्हारा उसे घर लाना तुम्हारी मजबूरी रही होगी, या तुम मुकदमेबाजी नहीं चाहते होगे। पर जिन बच्चों के लिए तुम उसे घर लेकर आए उनका क्या हुआ? पढ़ने के लिए तुम्हें अपनी बेटी को हॉस्टल भेजना पड़ा और बेटे को भेजने के लिए तैयार हो। उसने तुम्हें हर जगह धोखा दिया। तुम्हें किन परिस्थितियों में उसका 5वें महीने में गर्भपात करवाना पड़ा तुम्हें पता है। उसने तुम्हें बताया ही नहीं कि वह गर्भवती है। पूछा तो क्या बताया कि उसे पता ही नहीं चला। यह मानने वाली बात नहीं कि कोई लड़की गर्भवती हो और उसे पता ना हो। जब हमने तुम्हें दूसरे घर जाने के लिए डेडलाइन दे दी तो तुमने खाना बनाने वाली रख दी। ऐसा करना भी तुम्हारी मजबूरी रही होगी। हमारा खाना बनाने के लिए मना कर दिया होगा बहू ने। वह दोपहर का खाना कैसे गंदा और ख़राब बनाती थी तुम जानते हो। मिनरल वाटर होते हुए भी टैंक के पानी से खाना बनाती थी वह। मैंने तुम्हारी माँ से आशंका व्यक्त की थी कि यह पागल हो गई, यह कुछ भी कर सकती, हमें जहर भी दे सकती। किचन में कैमरे लगवाओ, नौकरानी और राजी बहू पर नज़र रखी जा सकेगी। तुमने हामी भरी परंतु ऐसा किया नहीं और नतीजा तुम्हारे सामने है। वह तो शुक्र करो कि खाना तुम्हारी मम्मी ने पहले खाया और मैं उसे अस्पताल ले आया। यदि मैं भी खाना खा लेता तो हम दोनों ही मर जाते। अस्पताल तक कौन पहुंचाता? इतने में पुलिस इंस्पेक्टर आए और कहने लगे, आप सबको थाने चलकर बयान देने हैं। डीसीपी साहब इसके लिए वहीं बैठे। थाने पहुंचे तो मेरे मित्र डीसीपी मोहित साहब बयान लेने के लिए बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे सबसे पहले आपकी छोटी बहू के बयान लेने। पता करें वह स्कूल से आ गई हो तो तुरंत बुला लें।
छोटी बहू आई तो सीधे डीसीपी साहब के सामने पेश किया गया। उसे उनमें से किसी से मिलने नहीं दिया गया। डीसीपी साहब ने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठा बयान लेने शुरू किए। 2 इंस्पेक्टर बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए तैयार खड़े थे, एक लिपिबद्ध करने के लिए और एक वीडियोग्राफी के लिए। डीसीपी साहब ने पूछना शुरू किया, आपका नाम? जी, निवेदिका। आपकी शादी कब हुई? कितने वर्षों से आप कर्नल अजय प्रताप सिंह के बेटे की बहू हैं? जी, मेरी शादी 2015 में हुई थी, 6 वर्ष हो गए। आपका कोई बच्चा? जी, एक बेटा है जो मॉडर्न स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ता है। आपको अपनी सास और ससुर से कोई समस्या? मेरे कहने का मतलब वे अच्छे या आम सास ससुर की तरह तंग करते हैं? सर, मेरे सास ससुर जैसा कोई नहीं हो सकता। वे इतने जेंटल हैं कि उनका दुश्मन भी उनको बुरा नहीं कह सकता। मेरे पापा नहीं, कर्नल साहब ने इतना प्यार दिया कि मैं पापा को भूल गई। वे दोनों अपने किसी भी बच्चे पर भार नहीं। पेंशन उनकी इतनी आती है कि अच्छों की सैलरी नहीं। दवा का खर्चा भी सरकार देती है, कैंटीन की सुविधा अलग से है। फिर समस्या कहाँ है? सर, समस्या राजी के दिमाग में। सर, सत्य यह है कि राजी महाचोर है। मेरे मायके से आई 5 किलो मूंग की दाल भी चोरी करके ले गई थी। मेरे घर से आया हुआ शगुन का लिफाफा भी चोरी कर लिया था। उसने उनकी बेटी ने ऐसा करते हुए देखा। थोड़ा सा गुस्सा आने पर जो अपनी बेटी का बस्ता और किताबें कमरे से के बाहर फेंक सकती है वह पागल नहीं तो और क्या है। उनकी बेटी चाहे हॉस्टल चली गई, परंतु यह बात वह कभी नहीं भूल पाई। ठीक है, मुझे आपके ही बयान लेने थे। सास के बाद आप ही राजी की सबसे बड़ी राइवल है। उसी समय एक कांस्टेबल अंदर आया और कहा, सर, राजी अपने मायके में पकड़ी गई और उसने अपना गुनाह मान लिया है। उसकी माँ भी साथ है। उनको अंदर बुलाओ। कर्नल साहब, उनके बेटों को भी बुलाओ। थोड़ी देर बाद सब डीसीपी साहब के सामने थे। राजी और उसकी माँ भी थी। राजी की माँ ने कहा, सर, यह तो पागल है। उसी पागलपन के दौरे में इसने अपनी सास को जहर दिया। ये रहे उसके पागलपन के कागज। हम शादी के बाद भी इसका इलाज करवाते रहे। क्या यह बीमारी शादी से पहले की है? जी हाँ सर। क्या आपने राजी की ससुराल वालों को इस बारे में बताया था? डीसीपी साहब ने पूछा। सर, बता देते तो इसकी शादी नहीं होती, वह कुंवारी रह जाती। अच्छा था, कुंवारी रह जाती। एक अच्छा भला परिवार बर्बाद तो ना होता। आपने अपनी पागल लड़की को थोप कर गुनाह किया है। इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। आप भी बराबर की गुनाहगार हैं। दोनों को इसकी सज़ा मिलेगी। डीसीपी साहब, किसी पागल लड़की को इस प्रकार थोपने की क्रिया ही गुनाह। कानून इनको सजा भी देगा, पर हमारे बेटे की जो जिंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या? हो सकता है इसके पागलपन का प्रभाव हमारी अगली पीढ़ी पर भी पड़े। उसका कौन जिम्मेवार होगा? हमारा खानदान बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। गलती हमारी ही थी, हमने सिर्फ सुंदरता देखी। मानता हूँ कर्नल साहब, इसकी पीड़ा आपको और आपके बेटे को जीवन भर सहनी पड़ेगी, लेकिन कोई कानून इस मामले में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। थाने से पूरा परिवार घर आ गया। सरला की सेहत ठीक हो गई थी। वह अस्पताल से घर आ गई थी। महीनों वह इस हादसे को भूल नहीं पाई। कानून ने राजी और उसकी मां को 7-7 साल की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में लिखा कि औरतों के प्रति गुनाह होते तो सुना था, लेकिन जो इन्होंने किया उसके लिए 7 वर्ष की सजा बहुत कम है। अगर उम्र कैद का प्रावधान होता तो वे उसे उम्र कैद की सजा देते। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूं आपको कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।